हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक ओम प्रकाश कुमार आज लंबे अंतराल के बाद एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 का जो हमारा कुछ टॉपिक जो छूट गया था उसी टॉपिक्स को आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको टॉपिक्स पर ले चलते हैं। आज का जो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, आज का जो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हुआ है एक्वारजिया, जिसको कि लैटिन भाषा में हम लोग रॉयल जल भी कहते हैं। उसके बाद है सक्रियता श्रेणी और आयनिक, यौगिक एवं उसके गुणधर्म। तो ये 3 टॉपिक को आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए पहला टॉपिक्स को समझते हैं। एक्वारजिया, जिसका कि लैटिन भाषा में रॉयल जल भी कहते हैं। ये जो हमारा एक्वारजिया है, एक्वारजिया जिसको रॉयल जल भी कहते हैं, इसका देखिए सबसे पहले तो परिभाषा आप लोगों को जान लेना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 इसका नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ये ताज़ा मिश्रण है। ये ताज़ा मिश्रण जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे इस मिश्रण को बनाएंगे, 3:1 में। कि एक्वारजिया को हम लोग कैसे बना सकते हैं, HCl का 3 हिस्सा लेंगे और नाइट्रिक अम्ल का 1 हिस्सा लेंगे। दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसी को हम लोग एक्वारजिया कहते हैं। अब ये इसका देखिए फ़ायदा क्या होता है कि एक्वारजिया एक इतना प्रबल अम्ल हो जाता है कि यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये एक्वारजिया, जो कि एक प्रकार का एसिड है, वह उसको गलाने में ये समर्थ है। लेकिन अलग अलग यदि हम गोल्ड और प्लेटिनम को HCl और HNO3 का प्रयोग करके गलाना चाहेंगे तो ये नहीं गलेगा। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि एक्वारजिया जो है ये किसका किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ये ताज़ा मिश्रण है। और इसको किस अनुपात में मिलाने से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 हिस्सा और नाइट्रिक अम्ल का इसमें 1 हिस्सा रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 हिस्सा और नाइट्रिक अम्ल का ये 1 हिस्सा रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है। तो चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा है वह है सक्रियता श्रेणी। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का लेक्चर का वह है सक्रियता श्रेणी, इसको अंग्रेजी में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो देखिए सक्रियता श्रेणी का परिभाषा साफ लिखा हुआ है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है, वह लिस्ट है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम। अवरोही क्रम माने होता है घटते क्रम। यानी इस लिस्ट में, इस सूची में क्या दिखाया जाता है कि क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता जो धातुओं को होती है वह उसको घटते क्रम में जो दिखाया जाता है। इसमें दिखाया गया कि ये पोटेशियम से हम लोग शुरू करते हैं। पोटेशियम पूरे धातु में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। तो इसको हम लोग इस सीरीज को क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं कि इसको हम लोग जो है छांटने में भी बहुत सारा आसान होता है कि जब हम लोग एक दूसरे से रिएक्शन करवाते हैं धातुओं में, तो वहाँ पर जो है कौन किसको विस्थापित करेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के बाद ही हम वहाँ पर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तब सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। अब देखिए ऊपर इसको हम लोग याद भी रख सकते हैं कि कौन किससे जो अधिक अभिक्रियाशील है, कौन किसको। इसको जो है यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है कि मतलब 2-4 कोई तत्व दे देता है और उसमें से आपको पूछेगा इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जो है आप उसको सजाइए। या इसमें ऐसे भी प्रश्न आता है कि 2-4 कोई ऑप्शन दे देगा, उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है या सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन है। तो जब तक आपको ये एक्टिविटी सीरीज जो है रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहेगा
तब तक आप उसको छांट नहीं सकते। इसलिए इसको क्या करना है, आपको रट जाना है। या इसके बहुत सारे जो है याद करने के बहुत सारे तरीका है, बहुत उस पर हमको नहीं जाना है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको क्या कीजिए, छांट लीजिए। ये 4 ठो आसानी से नीचे से याद कीजिए, 4 ठो ऊपर का याद कीजिए। ठीक है, ऐसे करके या छांट करके याद कीजिएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे सबसे कम है सोना, सोना से हल्का ज़्यादा है चांदी, सोना चांदी तो याद होगा आपको, नाम इसका सुने, सोना सबसे कम सोना AU। उससे हल्का जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो है चांदी 2 नंबर पे, नीचे से उसके बाद है पारा, उसके बाद कॉपर। ऊपर से चले आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक ही टाइप का सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। अब बीच का जो बच गया है ये लोहा, तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, लोहा के 2 ऊपर, लोहा के 2 नीचे याद कर लेना है। एल्युमिनियम जिंक, लोहा के नीचे हो गया लेड और हाइड्रोजन। इस तरह से उसको हम बाइफरकेट करके जो है बारी बारी से इसको याद करेंगे। 2-4 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, लिखिएगा, तो आपको ये एक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिविटी सीरीज पूरा आपको सक्रियता रासायनिक का पूरा लिस्ट 13 का याद हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा है, चलिए अगले टॉपिक के हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक में क्या लिए थे, आयनिक यौगिक एवं इसका गुणधर्म, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से तीसरा। तो चलिए तीसरा टॉपिक पर चलते हैं, आयनिक यौगिक एवं इसका गुणधर्म। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आयनिक यौगिक। तो चलिए आयनिक यौगिक का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा में स्पष्ट लिखा हुआ कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक, या इसका दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक यौगिक। 2 इसका नाम भी पूछ देता है कि आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक। या यौगिक आयनिक यौगिक नहीं दे करके आपको वैद्युत संयोजक यौगिक भी दे सकता है। तो दोनों का सेम परिभाषा होगा, क्योंकि एक ही का दोनों नाम है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी जो यौगिक होता है वह क्या होता है, रासायनिक रूप से वह न्यूट्रल होता है, उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। तो इसमें जो धातु और अधातु, देखिए ये सोडियम यहाँ पर क्या है, ये धातु है, और क्लोरीन क्या है, ये अधातु है। तो ये धातु और अधातु के बीच एक प्रकार का जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, धातु और अधातु के बीच ये आयनों का ये समुच्चय इसको बोला जाता है। ये NaCl जो है ये आयनों का ये समुच्चय है, ये आयनों का ये समुच्चय है। कौन सा आयन, ये ऋणायन, इस पर प्लस रहता है, इस पर ये माइनस रहता है, दोनों मिल करके ये यौगिक को क्या करता है, ये न्यूट्रल बना देता है। ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा जो इसको, ये सोडियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1, ये दोनों +-1 मिल करके NaCl का निर्माण करता है। ठीक है, और ये आयनों का ये समुच्चय है, ये NaCl का निर्माण करता है। ये आयनिक यौगिक है। और ये आयनिक यौगिक के बीच जो है कौन सा बल काम करता है, स्थिर विद्युत बल। इसके बीच बल जो काम करता है NaCl के बीच, ये कौन सा बल, ये आयन का समुच्चय है। इसको हम जो अणु नहीं कहेंगे, ये आयनों का समुच्चय। और इसके बीच Na और Cl, सोडियम क्लोराइड, जो किस बंधन से ये जुड़ा हुआ रहता है, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल से ये जुड़ा हुआ रहता है, जो कि बहुत मजबूत बल रहता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में जो पाया जाता है। उसी तरह से अब देखिए हम मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में जो है दूर रहता है। मैग्नीशियम का होता है 12। इसको कैसे जानेंगे, इस पर कितना चार्ज होता है। अब देखिए मैग्नीशियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करते हैं तो पहला कक्षा में जाएगा 2, 8, 2, 8, 10, 2 बच गया। तो ये 2 क्या करता है, 2, 2, 8, 2 इस तरह से बनेगा। तो ये 2 क्या करेगा, इसके बाहरी कक्षा में बच गया, तो ये 2 क्या करेगा, दूसरे को ये त्यागेगा, इसमें त्यागने का क्षमता रहता है। चूँकि इसको बाहरी कक्षा में अष्टक पुराने के लिए 8, तो 6 और ज़रूरत पड़ेगा। तो 6 लेने से अच्छा है कि 2 हम दूसरे को दे करके अपना अष्टक को पूरा कर ले। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 होता है। ठीक है, अब ऐसा इसको 2 क्लोरीन चाहिए, तब -1 मिल करके 2 ठो पूरेगा, और तब ये जो है
इलेक्ट्रॉनिकली क्या कहते हैं, ये केमिकली ये पूरा रूप से क्या होगा, ये न्यूट्रल हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इस पर 2 चार्ज है, तो ऐसा ऐसा क्लोरीन क्या को चाहिए हमको, 2 ठो चाहिए, तब जा कर के इसका जो रिएक्शन बन जाएगा Mg1Cl2। इस पर 2 चार्ज, क्लोरीन पर भी -1 -1 -2 हो गया, -2 और +2 क्या हो गया, पूरे 0 हो गया, यानी ये न्यूट्रल हो गया। इस पर ये भी कैसा यौगिक हमारा है, ये आयनिक यौगिक है। इस पर भी कैसा चार्ज, इस पर भी कैसा बल लगेगा मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच में, स्थिर विद्युत बल काम करेगा। चलिए अब इसके आयनिक यौगिक के कुछ हम गुण जान लेते हैं। तो आयनिक यौगिक के गुण धर्म देख लेते हैं। इसका 4 गुण धर्म है एनसीईआरटी के अनुसार। पहला जो है भौतिक गुण धर्म, भौतिक प्रकृति इसका क्या है कि ये ठोस एवं हल्के कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पीटेंगे, जब इसको दबाएंगे किसी चीज़ से, तो ये क्षणभंगुर भी होते हैं, ये टूट भी जाते हैं। तो ये ठोस रूप में होते हैं, लेकिन कठोर, हल्का सा कठोर होता है। गलनांक और क्वथनांक का यदि बात करें तो गलनांक और क्वथनांक इसका उच्च होता है, क्योंकि ये इसका जो अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, ठीक है ना, विद्युत बल के कारण जो ये जो जुड़ा होता है वह बहुत थोड़ा बंधन इसका कठोर होता है, जिसके कारण इसको गलाना और इसको क्वथनांक करना जो है थोड़ा उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसका आयनिक बॉन्ड जो होता है वह बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद घुलनशीलता, ये जल में घुलेगा, घुलनशीलता क्या, ये जल में घुलेगा, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं घुलेगा। विद्युत चालकता, ये गलित अवस्था में, यानी जब ये लिक्विड अवस्था में ये रहेगा, जैसे कि NaCl नमक हुआ, उसको हम पानी में यदि घोल दें तो ये विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, लेकिन यदि सिर्फ ऐसे नमक है, वो ठोस अवस्था में यदि रहेगा तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।